सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर इंटर्नशिप जो फाइल बनाना होता है, आपको किस तरीके से पाठ्य योजना लिखना होगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये अभी पाठ्य योजना फर्स्ट है, ठीक है। हम अलग अलग वीडियो में जितने भी यानी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वो हम सेपरेट वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, राइट। सबसे पहले हम आप सभी को ये बता दें कि आप सभी को ये फाइल कब लिखना होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो इंटर्नशिप है वो बहुत सारे डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज पर स्टार्ट हो चुका है और अदर कहीं प्राइवेट या फिर डायरेक्ट कॉलेज पर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जल्दी आप सभी को इंटर्नशिप से रिलेटेड नोटिस देखने को मिलेगी, ठीक है। बट बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आप पाठ्य योजना से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो चलिए आप सभी को पाठ्य योजना फर्स्ट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसको आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप सभी को टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट्स बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पाठ्य योजना फर्स्ट है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विद्यालय का नाम। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने ब्लैंक छोड़ा है। ब्लैंक क्यों छोड़ा है? सो इसलिए क्योंकि जो आपको आपके कॉलेज की तरफ से स्कूल मिलेगा, जो प्राथमिक विद्यालय मिलेगा, आपको इसमें फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक यानी आपको अपना यहाँ पर नाम सबमिट करना होगा, यानी यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, ठीक है। ये पूरा प्रक्रिया हो गया। उसके बाद से क्या करना है कि देखिए, यहाँ पर आप जिस डेट से पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे वो डेट मेंशन करेंगे। आप किस क्लास में जा रहे हो सकता है क्लास 2 में जाए, क्लास 3 में जाए, क्लास 5 में जाए। सो हमने यहाँ पे लिखा है क्लास 5 में। विषय क्या है? तो हिंदी कलक। कालांश यानी कौन सा कालांश है? तो प्रथम कालांश। उस घंटे की टाइमिंग कितनी है? तो यहाँ पर 40 मिनट। तो ये पूरा प्रोसेस आप सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में लिखा ही था। आई होप कि आपको याद भी होगा। अब देखिए प्रकरण क्या है। तो प्रकरण जो है वो है पंच परमेश्वर, यानी आप जब जाएंगे वहाँ पे तो आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन क्लास 5 में हिंदी सब्जेक्ट में पंच परमेश्वर है, ठीक है। तो जब आप क्लास में जाएंगे तो सबसे पहले तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो देंगे, ठीक है। उसके बाद से आप जो भी टॉपिक है, यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी जो हमने टॉपिक लिखा है वो लिखा है पंच परमेश्वर। तो सबसे पहले तो सामान्य उद्देश्य क्या रहेगा, विशिष्ट उद्देश्य क्या रहेगा, प्रस्तावना क्या रहेगा, आप क्या किस तरीके से पढ़ाएंगे, बोध प्रश्न क्या होगा, मूल्यांकन क्या होगा, श्यामपट जो भी कार्य होता है वो किस तरीके से करना है। आइए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सामान्य उद्देश्य। जी हाँ फ्रेंड्स, सामान्य उद्देश्य के प्रति सबसे पहला जो उद्देश्य होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। क्योंकि देखिए, आप जब हिंदी पढ़ाने जा रहे हो तो सबसे पहला तो आपका जो एम यानी उद्देश्य यही होना चाहिए कि उनको हिंदी के प्रति जो भी अगर रुचि नहीं आएगी तब तक वो जो कुछ भी आप पढ़ाएंगे तो वो समझने का प्रयास नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही करना है आप सभी को कि जब भी जाना है स्कूल प्राथमिक विद्यालय में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो सबसे पहले तो उस सब्जेक्ट के प्रति उनको रुचि कैसे आए, ठीक है, इसके बारे में आपको वर्क करना होगा। और दूसरा ये कि छात्रों के जो भी शब्द भंडार होते हैं उसमें वृद्धि करना, यानी नए नए शब्दों के बारे में बताना। जैसे कि अगर हम कहें शब्द क्या होता है तो आप उनको शब्द के बारे में बताएंगे कि शब्द जो है ये कैसे मिलकर तैयार हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बताएंगे कि अक्षर से शब्द बना है, शब्द से वाक्य बनता है और
कई सारे वाक्यों से एक हमारा जो भी निबंध हो गया, तो इस तरीके से तैयार होता है। तो आपने देखा कि आपने एक शब्द को लिया, तो शब्द से रिलेटेड आपने वर्ड की जानकारी दी, अक्षर की जानकारी दी, शब्द की जानकारी दी, वाक्य की जानकारी दी, और वाक्य के बाद निबंध की जानकारी दी। तो ये जो जितने भी आप शब्द वर्ड बताते गए, ये क्या हो गया, तो ये उनका जो भी शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होगी। तो ये उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद से छात्रों को कहानी या कविता के उद्देश्य से परिचित कराना, यानी आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले तो उनसे परिचित कराएं कि हम क्या अभी पढ़ाने जा रहे हैं, क्या कहानी पढ़ाने जा रहे हैं या फिर कविता पढ़ाने जा रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सामान्य उद्देश्य हो गया, ठीक है। सबसे पहला उद्देश्य हिंदी विषय के प्रति उनकी रुचि को उत्पन्न करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना और छात्रों को कहानी या कविता के उद्देश्य से परिचित कराना। क्लियर। सबसे अब जानेंगे हम विशिष्ट उद्देश्य में क्या क्या आ जाता है। सो फ्रेंड्स देखिए, विशिष्ट उद्देश्य में पहला यही होना चाहिए कि छात्रों को हिंदी भाषा के पाठ पंच परमेश्वर से परिचित कराना। जैसे कि अभी हमने सामान्य उद्देश्य में देखा कि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो, हिंदी हो गया या फिर आपका जैसे हिंदी में कविता हो गया या फिर आप कहानी सुना रहे हो, तो उसी तरीके से जैसे पंच परमेश्वर है तो क्या एक कहानी है। तो इसलिए सबसे पहले तो विशिष्ट उद्देश्य में यही हो जाता है कि आप जो कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहे हो पंच परमेश्वर के बारे में, तो उनसे परिचित कराना है। क्लियर। उसके बाद से दूसरा कि छात्रों में कहानी एवं कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। यानी अगर आप कोई भी कविता और कहानी पढ़ा रहे हो तो आप इस तरीके से बताएं उनको, ताकि उनका जो भी जिज्ञासा है वो बढ़ सके और आप जो कुछ भी पढ़ाएंगे उनके यानी उसके प्रति उन बच्चों का जो ध्यान है वो आप पर हो, और जो कुछ भी आप बोलेंगे तो वो आपकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे से सुनेंगे। तो ये विशिष्ट उद्देश्य में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पर आपको सहायक सामग्री के। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, इसके मतलब थोड़ा थोड़ा लिखना है, क्योंकि पाठ्य योजना 1 पाठ्य योजना 2 अभी आपको बहुत ज़्यादा लिखना है। इसलिए पाठ्य योजना में आप ये प्रयास कीजिए कि हम कम से कम लिखें, और जो भी अब अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो ये होना चाहिए कि अगर आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो तो वो एक इफ़ेक्टिव हो, उन बच्चों पे प्रभाव पड़े। तो यहाँ पर देखिए अभी सहायक सामग्री में क्या क्या आ जाता है। तो जैसे सिंपल है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, ETC, ठीक है। अब वो उस प्राथमिक ये तीनों तो आपको लेकर जाना ही होगा, और साथ में प्राथमिक विद्यालय यानी क्या क्या वहाँ पर कमी है, किस चीज़ क्या उस कमी को दूर किया जा सकता है, आप वहाँ पर अपनी राय रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए पूर्व ज्ञान, यानी क्या आप अगर कहानी या कविता पढ़ा रहे हो तो आप उनसे ये जानने का प्रयास कीजिए कि क्या उन्हें कहानी या कविता पहले कभी किसी के थ्रू सुना है या फिर नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे कि उन्हें पहले से कौन सा किस चीज़ के बारे में जानकारी है। तो आप लिखेंगे छात्र कहानी या कविता के बारे में जानकारी रखते हैं, यानी क्लास 5 में चले गए हैं तो ये तो 100% तय है कि वो कहानी और कविता में डिफरेंट बता सके कि कहानी क्या होता है, कविता क्या होता है, निबंध क्या होता है। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और प्रस्तावना। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है कि आप इस तरीके से लिख सकते हो संभावित प्रश्न और संभावित उत्तर। जैसे पहला प्रश्न आप यही कर सकते हो कि देखिए जो आपका पंच परमेश्वर है ये इसी पे आधारित है, तो आप उसी से रिलेट करके प्रश्न भी पूछेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है कि घर में अगर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और उनके बीच अगर झगड़ा, लड़ाई या किसी बात पर वो अपने आप में ही लड़ने लगते हैं, तो फिर उस विवाद को किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है। आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे तो आप देखते होंगे कि वो आपस में किसी न किसी बात के लिए लड़ने लगते हैं, वो चाहे उनके सामान के लिए, अपने खिलौने के लिए, तो उनको कौन समझाता है। तो आपने देखा होगा कि जो माता पिता होते हैं या उनके जो भी अभिभावक होते हैं वो उस विवाद को ख़त्म करते हैं और कहते हैं कि आप ये ले लो और आप ये ले लो, तो इस तरीके से उनका जो विवाद होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उन बच्चों से पूछना है क्लास 5 से बच्चों से कि अगर छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तो हम इसका निपटारा कैसे करेंगे।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर उन बच्चों का अगर वो जानते होंगे तो 100% बताएंगे कि माता पिता, ठीक है। और अगर नहीं जानते होंगे, आप सभी भी ट्राई कीजिएगा और उनसे पूछिएगा क्या वो बता पाते हैं। अगर बता देते हैं तो ठीक है, आप संभावित उत्तर में यस लिखिएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं यस लिखी हूँ, यानी आंसर लिखी हूँ। और अगर नहीं बता पाते हैं तो आप नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, यानी जो आपके जहाँ पर आप पढ़ाने जा रहे हो जिस तरीके से वो कहते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कॉपी में भी लिखोगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या हो जाता है कि गांव के विवाद का निपटारा किसके द्वारा होता है। अभी तो हमने देखा कि घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके यानी आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है तो हम माता पिता के द्वारा तो समाप्त कर देते हैं, बट अगर गांव में लड़ाई हो जाती है तो हम किस तरीके से उस विवाद का निपटारा कर सकते हैं। तो अगर उनको बच्चों को पता होगा कि नहीं, गांव के मुखिया जो भी सरपंच होते हैं, उस जो भी गांव में प्रॉब्लम्स या समस्याएं, जो भी विवाद उत्पन्न होता है, उसका निपटारा मुखिया या सरपंच के द्वारा किया जा सकता है। और अगर जानते हैं तो वो 100% तय है कि आंसर जरूर करेंगे। और अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिएगा कि बच्चों को पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा सवाल आप इस तरीके से पूछ सकते हो कि पंचों को, यानी जो सरपंच होते हैं, जो पंच आते हैं, आप शायद आपको पता भी होगा पंच किसे कहते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि पंचों को सम्मान में किसके समान माना गया है, यानी किसकी उपमा या किसके तुलना किया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आप कह सकते हो परमेश्वर। और अगर उन बच्चों को पता नहीं है तो वो आंसर नहीं देंगे, वो तो उनकी बुद्धि लब्धि पे डिपेंड करता है कि क्या उनको इस प्रश्न के बारे में जानकारी है भी या नहीं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए चौथा जो प्रश्न है कि पंच परमेश्वर पाठ के बारे में आप क्या जानते हो, यानी जब आप पढ़ाने जा रहे हो पंच परमेश्वर, तो आप तो सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछ लिया। आप ये प्रश्न पूछेंगे कि आप क्या पंच परमेश्वर जो भी आपका सिलेबस है इसके बारे में आपको कोई जानकारी है भी या नहीं। तो अगर उनको जानकारी होगा तो 100% कोई ना कोई तो बता ही देगा। और अगर नहीं भी है तो आप यहाँ पर आप लिखेंगे छात्र निरुत्तर, यानी छात्रों ने उत्तर नहीं दिया इस प्रश्न का। क्लियर। तो ये हमारा क्या था, प्रस्तावना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए उद्देश्य कथन, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो क्योंकि आप सभी का एम यही है कि हम क्लास 5 में जा रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो प्रकरण है वो है पंच परमेश्वर। तो आप उनसे कहेंगे कि आज का जो हमारा उद्देश्य है वो है बच्चों, आज हम सभी पंच परमेश्वर नामक पाठ के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे या करना है। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में आया तो हमने आप सभी को ये उद्देश्य बताया कि हमारा उद्देश्य अभी क्या है। हमने आप सभी को उद्देश्य बताया ये कि आज की इस वीडियो में, यानी जो आप देख रहे हो, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड 3rd सेमेस्टर के लिए जब आप इंटर्नशिप में जाते हो, तो अगर आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने जाते हो तो आप सभी को एक इंटर्नशिप फाइल लिखना होता है। तो उस टाइम आपको उस फाइल में क्या लिखना होता है, पाठ्य योजना कैसे लिखना होता है, इसके बारे में हम आप सभी को जानकारी देंगे। तो ये हमने क्या किया, आप सभी को अपना उद्देश्य बताया, कथन बताया। सो सेम उसी प्रकार से जब भी आप विद्यालय में जाएंगे, जो भी आपका प्रकरण उद्देश्य है, तो आप उन बच्चों से अपनी प्रकरण को साझा करेंगे, शेयर करेंगे कि अभी हम आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पंच परमेश्वर, यानी इसके बारे में हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे या फिर पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए उद्देश्य तो हमने बता दिया, अब हम उसका प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपने पंच परमेश्वर कहानी पढ़ा होगा तो आपने जुम्मन शेख का नाम जरूर सुना होगा। तो जुम्मन शेख डैश खटपट पसंद नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप 2 लाइनिंग खींच के और इसमें प्रशिक्षु क्रियाएं और छात्र क्रिया, यानी आपकी क्रियाएं क्या है और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रियाएं क्या है, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो आदर्श वाचन आपका पहला, आप पे ये रूल होता है कि अगर आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो एक उचित आरोह अवरोह के क्रम में आदर्श वाचन किया जाता है। यानी अगर आप कहानी भी पढ़ा रहे हो, कविता भी पढ़ा रहे हो, तो जिस टाइप का वाक्य है, यानी अगर वो बहुत ज़्यादा डांट रहा है या बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल रहा है तो आप भी उसी लय में बोलेंगे।
ठीक है, तो यही है उचित आरोह और अवरोह। और छात्र क्रिया इसमें क्या करेंगी, तो छात्र जो होंगे वो ध्यानपूर्वक अपने पुस्तक में देखते हुए क्या करेंगे, सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा, ये तो एक पहला तो आदर्श वाचन हो गया। दूसरा अनुकरण वाचन, यानी प्रशिक्षु द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन करने का निर्देश दिया जाएगा। यानी अनुकरण मतलब क्या होता है, एक शिक्षक के द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं शिक्षक की बातों को दोहराते हैं, उसी को हम कहते हैं अनुकरण। ठीक है, तो छात्र यानी जो प्रशिक्षु होता है उसके थ्रू ये बोला जाता है कि हम जो कुछ भी आप सभी को पढ़ाएंगे उसका आप सभी को अनुकरण करना है। तो छात्र क्या करेंगे, इस दिशा निर्देश को पालन करेंगे, यानी जो प्रशिक्षु पढ़ेंगे या बताएंगे उसका अनुकरण करेंगे। उसके बाद देखिए कथन क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी, जिससे वे दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे या सम्मिलित होते थे। जुम्मन ने अपनी बूढ़ी खाला, जी हाँ फ्रेंड्स, बूढ़ी खाला यहाँ पे बस मैंने खाला लिखा है, आप समझ लीजिएगा कि बूढ़ी खाला से जमीन, यानी आप सिंपल कहें हमने जमीन या कह सकते हो जायदाद, जमीन या जायदाद अपने नाम करा ली। और जब बूढ़ी खाला ने जुम्मन शेख से पैसे मांगे, रुपए मांगे, तो जो जुम्मन शेख है उन्हें बुरा भला कहने लगा। ठीक है, तो ये इस पंच परमेश्वर यानी कहानी में है। तो छात्र द्वारा ध्यान पूर्वक प्रशिक्षु की बात क्या करते हैं, वो सुनते हैं। तो ये हो गया कथन, यानी आपने इतना लाइन पढ़ा, अब क्या करेंगे कि उन बच्चों को समझाएंगे। क्या समझाएंगे, तो समझाएंगे यही कि दो व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था, तो एक का नाम था जुम्मन शेख और दूसरा का नाम था अलगू चौधरी। दोनों के बीच में क्या थी, वो दोनों क्या थे, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि वो दोनों गहरी मित्रता यानी बहुत ही अच्छे मित्र थे। वो ऐसे मित्र थे जो अगर उनका सुख, अगर हम कहें जुम्मन शेख का सुख हो तो जो अलगू चौधरी है वो उसमें साथ, अगर दुख हो तो वो उसमें, यानी बहुत ही अच्छे गहरी दोस्ती थी। ठीक है, और जो जुम्मन शेख था ये अपने खाला से क्या कर दिया, धोखा कर दिया, विश्वासघात कर दिया। क्या, तो जब बूढ़ी खाला थी उसने क्या किया, बहला फुसलाकर जो उनके नाम जमीन थी वो अपने नाम करा ली। और जब बूढ़ी खाला ने उनसे रुपए मांगे तो जुम्मन शेख ने क्या किए, तो वो क्या किए, उन्हें बुरा भला कहने लगे और रुपए देने से इनकार कर दिया। तो ये इतना जब आप बात बताएंगे तो उन बच्चों की जो जिज्ञासा है वो बढ़ेगी। अगर आपने पहले उनकी रुचि या उनके पूर्व ज्ञान से आप परिचित होंगे तो 100% उनकी जो भी इस कहानी के प्रति रुचि है वो इंक्रीज यानी बढ़ेगी ज़रूर। ठीक है, अब देखिए बोध प्रश्न आप प्रश्न कर सकते हो, यानी अगर आप इतना पढ़ाए हैं जैसे अभी मैंने बताया तो आप बोध प्रश्न कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रश्न है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में कैसी मित्रता थी। सो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया, सो इसका आंसर आप पूछिएगा और देखिएगा कि वो क्या बता पाते हैं या फिर नहीं। अगर बता देते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जुम्मन शेख एवं अलगू चौधरी में कैसी मित्रता थी, तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी। ठीक है, उसके बाद देखिए श्यामपट्ट कार्य में आप क्या बता सकते हो, तो जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब एक शिक्षक बुक से पढ़ाता है वैसे डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं जिसका मीनिंग्स क्या करते हैं, श्यामपट्ट पर बताते हैं, तो वो क्या हो गया, श्यामपट्ट कार्य हो गया। तो जैसे कि अटल उसमें शब्द आ गया, हो सकता है कि वो अपनी खाला को पैसे न दे, वो उस पर अटल हो जाए, कहे कि मैं पैसा नहीं दूंगा। तो अब यहाँ पर ये बताना होगा कि अटल का मतलब क्या होता है, तो अटल का मतलब होता है न टलने वाला। जैसे जायदाद, मैंने ज़मीन लिखा था तो हो सकता है ज़मीन वो न समझ पाए, और अगर उन्हें कहा जाए कि ज़मीन का मतलब क्या होता है तो अगर नहीं बताते हैं तो आप, क्योंकि गांव में ज़्यादातर इसी तरीके से बोला जाता है कि आपका ज़मीन या फिर जायदाद, तो आप कहेंगे जायदाद। ठीक है, और भरोसा, यानी जो उनकी खाला थी उनकी भरोसा को क्या कर दिया, वो तोड़ दिया, यानी भरोसा यानी विश्वास। तो इस तरीके से बहुत सारे अर्थ का आंसर, यानी आप जब श्यामपट्ट करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, श्यामपट्ट कार्य। यानी आप जरूरी नहीं है कि आप इसी शब्द को लिखेंगे, आपने जो शब्द आपने बताया, ठीक है, उनका
क्या करेंगे, आप श्यामपट्ट पर बताएंगे, उनका अर्थ समझाएंगे, जो भी जितना हो सके आसान से आसान भाषा में। क्लियर। उसके बाद देखिए आप मूल्यांकन यानी जो भी आपने पढ़ा है, जो भी कथन, आप प्रश्न पूछ सकते हो और घर के लिए कार्य जैसे कि आप बता सकते हो कि जो भी यानी क्या नाम था उनका, हाँ, जुम्मन शेख ने किससे ज़मीन ले लिया था, आप ये घर से होमवर्क करके लाइएगा। तो ये आपका पाठ्य योजना फर्स्ट है, बस इतना ही हेडिंग होता है और आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप डेली जाते हैं और डेली इस तरीके से स्टार्टिंग से लिखते हैं तो बहुत ही, और अगर आप नहीं भी जाते हैं तो आप सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से डेली सेपरेट वीडियो में पाठ योजना आज फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड पाठ योजना 2 आप सभी को हम प्रोवाइड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।